आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक खास बात बताऊंगा जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। वो खास बात यह है कि जब हम कुंडली का फलादेश करेंगे तो नियम तो बहुत हैं, लेकिन मैं इससे और आगे लेके जा रहा हूँ। उससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम D1 से ही फलादेश निकालेंगे और वैसे D1 के निकालने के बाद हम D9 से भी सुख देखते हैं, दृष्टिकार से अपने बीमारी के बारे में देखते हैं, भाई बहन के बारे में देखते हैं, D12 से पिता के बारे में देखते हैं, D10 से व्यवसाय के बारे में देखते हैं। लेकिन इसमें एक चूक हो जाती है, उसको हम सुधार नहीं सकते। किसी भी जातक की कुंडली हो तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड पर 7 बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लग्न की शुद्धिकरण कीजिए। वो शुद्धिकरण एक ही संक्षेप में आती है। जब कोई भी, जैसे हमारा चंद्रमा है, किसी नक्षत्र में चल रहा है और कुछ उसके बाद वो दूसरे नक्षत्र में पहुंच जाता है, इसे नक्षत्र चेंज कर लो या राशि बदलाव कह लो, संधि काल। संधि काल में किसी जातक का जन्म होता है तो उसको हम 10 या 5 मिनट आगे पीछे करके देख लें। अगर उसमें लगन चेंज होती है तो हम जो उसकी कुंडली है ऑलरेडी पहले से, तो उसमें उसके बारे में यही पता करेंगे ये आदमी कैसा है, कितने भाई बहन हैं, इसका सुख कैसा है, क्या करता है। ये हम कुंडली से दिशा लगा करके देखते हैं कि ये इसका कब शादी हुई, कब इसके बच्चे हुए, ये सारी बात कुंडली से पता पड़ जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर लगन उसकी गलत है तो लगन को चेंज कर दो, एक आगे होगी या पीछे होगी। यह सिर्फ संधि काल में ही होता है। 2 या 3 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है। सिर्फ 2-3 मिनट में लगन चेंज हो जाती है और लगन चेंज होने से उसका हम फलादेश करते हैं, वह सटीक नहीं बैठता है, वो हमेशा गलत जाता है। फिर सामने वाला कहता है यार ये आचार्य कैसे हैं, ये तो बात कोई भी सही नहीं है। क्योंकि जन्म कुंडली जो समय होता है उसमें थोड़ी चूक हो जाती है। कुंडली का समय उसके माँ बाप को ही पता होता है कि किस समय हुआ था, और उसके अंदर भी 4-5 मिनट का, 15 मिनट का फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई बच्चा अस्पताल में पैदा होता है, उसके 10-5 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं लगन संधि काल में है तो करें आप, और संधि काल में नहीं है तो उसको ज्यों की त्यों रहने दें। क्योंकि बाकी ग्रहों में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चंद्रमा में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, अंशों का थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको सटीक उपाय बता रहा हूँ फलादेश करने का। इसमें आपने कोई वर्ग नहीं लगाने, क्योंकि हमारी जो D1 होती वही मेन आधार होता है और उसी से हम पूरा फलादेश निकालते हैं। उसका मैं तरीका बता दिया। पहले आप लगन का शोध कर लें, कुंडली को देख करके कि उसका जातक का कब क्या हुआ वो कुंडली से पता कर लेंगे। लगन से कर लो, तीसरे भाव से कर लो, पंचम भाव से कर लो, दसम भाव से कर लो,
कर्म है, प्रेम है, विद्या है, धन है, ये हमें कुंडली से पता पड़ जाता है। उसका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। नंबर 1, लगन संधि काल में है तो उसका शोधन कर लें। नंबर 2, जो हमारा लगन का नक्षत्र का स्वामी है ना, उसको आप नोट कर लें, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी की राशि में बैठा होता है तो उस ग्रह से हम पता करेंगे ये इस घर में राशि में बैठा हुआ है, उससे हम फलादेश निकालते हैं। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैं इससे पीछे जा रहा हूँ। लगन किस राशि में बैठी है, किस नक्षत्र में बैठी है। राशि तो एक हो गया घर, और जो नक्षत्र होता है वह मतलब ये हो गया, नक्षत्र हो गया उसके भूतकाल के बारे में बताएगा कि ये किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। उस नक्षत्र का स्वामी चेंज हो जाएगा और लगन का स्वामी वो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ नक्षत्र से ले रहा हूँ। लगन के नक्षत्र का जो स्वामी, उसे आप एक कागज के नोट कर लें। उसके बाद आप चंद्रमा जहाँ जिस राशि में बैठा है उस राशि को अभी ना छेड़ें, उसकी तरफ ध्यान ना दें। चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी को नोट कर लें। 2, नंबर 3, सूर्य जिस राशि में बैठा है वह किसके नक्षत्र में बैठा है, उसको स्वामी को नोट कर लें कि वह जिसके घर में बैठा होता है वो हो गया, और उसके जो पीछे मतलब उसका पिता, ये हो गया बेटा, वो हो गया बाप। जो नक्षत्र का स्वामी होता है वो उसका बाप हो गया। हम बाप के बारे में, बाप से बेटे के बारे में पूछेंगे तो वो हमें सारी बातें बता देगा कि कैसा क्या था। हम बेटे से पूछेंगे तो वो सारी बात नहीं बताएगा। इसलिए हम बेटे के बाप के पास जा रहे हैं, बताओ महाराज आपकी कैसा क्या है, तो वो सारी बातें बताएगा, अपने बारे में ही बताएगा और बच्चे के बारे में ही बताएगा। इसलिए कह रहा हूँ नक्षत्र के स्वामी को नोट करते जाएं। लगन का नक्षत्र का स्वामी, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी, सूर्य नक्षत्र स्वामी, मंगल नक्षत्र स्वामी और गुरु नक्षत्र स्वामी, ये इनके स्वामी को आप नोट कर लें। जब आपने लगन का संशोधन कर लिया, फिर आप इन 6 ग्रहों को देखें। उस कुंडली में ये जो ग्रह हैं वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि हम किसी कुंडली का फलादेश करते हैं ना, तो कुंडली के आधे हिस्से लेने पड़ते हैं हमको। 6 भाव ले लो, 6 ग्रह ले लो, भाव भावेश कारक। तो इसमें आपने सिर्फ नक्षत्रों के स्वामी ले लो, और स्वामी कुंडली में कहाँ बैठे हैं उसका आप अर्थ निकाल लो कि ये फल कैसा देंगे। ये हमारा प्रथम भाव है। मैं सब अभी भाव के बारे में बात कर रहा हूँ, राशि के बारे में बात नहीं कर रहा। अब मैंने जो लगन का नक्षत्र का स्वामी क्यों लिया है कि ये हमारा शरीर का बोध कराता है। हमारा शरीर कैसा है ये हमारा लगन नक्षत्र का स्वामी बताएगा कि हमारा उस जातक का शरीर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद आ गया हमारा चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है। किसी जातक का मन ठीक नहीं है तो वो कार्य उल्टे सीधे करेगा। जिसका मन बस में है वह काम सही करेगा। तो हम मन की स्थिति को देखेंगे कि इसका मन कैसा है जातक का, वो आप कुंडली से देख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे सूर्य को। सूर्य होता है आत्मा का कारक। उसकी आत्मा है कैसी है, ठीक है या खराब है, अच्छे काम करती है या बुरे काम करती है, वो कुंडली आपको बताएगी। नंबर 3 साहस। मंगल जो होता है वो साहस का कारक होता है। किसी जातक का अगर साहस नहीं है
तो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मन, तन, साहस। नंबर 4, 5 गुरु के लेंगे। गुरु जो हमारे होते हैं वो भाग्य विधाता होते हैं। ये पूरा जातक के बारे में, भाग्य के बारे में बताएंगे। क्यों? काल पुरुष कुंडली में गुरु का घर 9 और 12 होता है। 12 से हमारा सही असुख बताता है और 9वें से भाग्य बताता है, पिता के बारे में बताता है और गुरु के बारे में बताता है। हमारे कुंडली में एक ऐसा घर है जो 12 तो घर सही असुख में ले लिया, 12 का इतना प्रभाव खराब नहीं होता है। लगन के लिए 12 और दूसरा भाव हमेशा सम रहते हैं। यह है लगन, यह है 12, यह है दूसरा। लगन के लिए प्रथम भाव के लिए 12 और दूसरा भाव सम रहता है, इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 6 ये है बीमारी का, लेकिन ये एक कंपटीशन का भी है, इससे हम खेल के बारे में भी देखते हैं। नंबर 3 और 6 से जो किसी के बारे में हम देखेंगे, चौथा घर हो, 5वां घर हो, 10वां घर हो, तो उस भाव से हम अगला भाव भी देखेंगे। 10वें से 10वां भाव हो गया सप्तम, 3 से भाव हो गया धीरे छठा, 9 से भाव हो गया नवा पंचम। ऐसे हम भावार्थ देखते हैं। भाव और भावार्थ को दोनों को लेके चलते हैं, तभी हम फलादेश सही कर पाएंगे। अगर हमने भाव और भावार्थ को नहीं लिया तो उसमें कुछ कमी रह जाएगी। ठीक है ना? जैसे हमारा तीसरा है, तीसरा का भावार्थ हो गया छठा, 9वां का भावार्थ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का भावार्थ हो गया 9वां भाव, 10वां भाव हो गया सप्तम भाव। ऐसे हम, और ये हमारा अष्टम भाव, ये भाव खराब होता है, ये मृत्यु का कारक होता है। मृत्यु का कारक कोई भी, से हमारा अष्टम भाव है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम तो अष्टम भाव तृतीय होता है। तो जो हम अष्टम भाव के बारे में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तृतीय भाव के बारे में भी देखेंगे, तभी हम पूरा फल बता पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमने 6 ग्रहों के नक्षत्र के स्वामी को लेना है और कुंडली में देख लो इनकी क्या स्थिति है। इनका संबंध 6 8 12 से नहीं होना चाहिए। 6 8 12 से संबंध होगा तो ये कमी लाएंगे, तो वो आप कुंडली को देख करके सारा बता देंगे। अभी मैं कुंडली के नक्षत्र, ग्रह, भाव, भावेश, कारक सबके बारे में बता रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरह से रट लेना। आपको नक्षत्र याद करने हैं, भाव कारक के स्वामी याद करने हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, उसका स्वामी कौन होता है और किस भाव का कौन कारक होता है। जैसे पहले भाव का सूर्य 2 5 9 11, 2 5 9 11 का कारक गुरु होता है और तीसरे 6 का भाव कारक मंगल होता है, 7 का कारक शुक्र होता है, 8 का 12 का कारक शनि होता है और 10 का कारक बुध होता है और चौथे का कारक होता है चंद्रमा। मंगल और शनि को छोड़ के कोई भी कारक अपने भाव में बैठा है तो वह भाव का नाश करेगा। शनि और मंगल ये अपना भाव का नाश नहीं करेंगे। तो ये भी आपको बात देखनी पड़ेगी, इसका कारक कहाँ बैठा हुआ है, क्या स्थिति है। मतलब कहने का ये है कि हम 3 ग्रहों को लेंगे, भाव भावेश कारक लेकर के उन तीनों ग्रहों का हम आपस में निरीक्षण करेंगे कि तीनों भाव की स्थिति, 2 भाव की ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो यानी हमारा काम वो ज़्यादा कर लिया वो सही निकलेगा, यानी 90% उसका सही निकलेगा।
और एक ग्रह ठीक है, 2 ग्रह खराब हैं, तो हम 100% तो कभी नहीं कह सकते। 100% तो सिर्फ बताने वाला भगवान ही है। हमारे आचार्य बताते हैं कि अच्छे अच्छे जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो खुद कहते हैं कि हम 80% तक या 90% तक बता सकते हैं, आगे भगवान मालिक के क्या होगा इस बारे में हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमने 3 ग्रह ले लिए, तो मैंने लगा दिया 90%, एक ग्रह के 30%, 2 ग्रह के 60 और 3 ग्रह के 90%। तो ये मैंने आपके यहाँ ये सारी बातें बता दी हैं। 6, 8, 12 हमारा ये हो गया। 6, 8, 12 इन भावों में कोई ग्रह का संबंध केंद्र और त्रिकोण से नहीं होना चाहिए, और इसका संबंध होगा तो उस भाव की हानि करेगा। जैसे हमारा 9 भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है तो वह उस भाव की हानि करेगा। 7वें भाव का स्वामी 6 में बैठा है तो आप नोट कर लेना कि उस पति पत्नी में झगड़ा रहेगा और वो पत्नी घर से ही रह करके लड़ती रहेगी। और 7वां साल अष्टम में बैठा है तो पति या पत्नी की के लिए दुखदायी है, कष्टकारी है। यानी सप्तम का स्वामी 6 में बैठ जाए तो खराब, अष्टम में बैठ जाए तो खराब। इस तरह से आप ग्रहों के बारे में चेक कर लेंगे। ये हमारा प्रथम भाव लगन का हो गया, दूसरा भाव विद्या और वाणी का, तीसरा भाव साहस का, चौथा भाव सुख का, माता का सुख, 5वां भाव प्रेम का, पुत्र का, और जो शादी होती है हमारी प्रेम वो 5म शब्द से देखा जाता है, 5म से पुत्र देखा जाता है, 6ठे से कंपटीशन, अष्टम से थोड़ा शारीरिक कष्ट, 9 से भाग्य, 10 से कर्म, और 11 भाव इच्छा शक्ति का है। 11 भाव अगर हमारा कमजोर है तो उसकी बाकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इस तरह हम सारी बातों को दोहरा लेंगे। तो ये मैंने आपको सटीक उपाय बता दिया, ये मेरा अनुभव है। कृपया आप भी इस बात को कुंडलियों लगा करके देखेंगे तो आपको फल जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ 10 या 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आप उसका जातक के बारे में बता दोगे कि इसका स्थिति अच्छी है या खराब है। आपको किसी वर्गों में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों वर्ग तो थोड़ा टाइम का फर्क के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, तो वर्गों से फिर हमारी गलती हो जाती है। इसलिए मैं यही जोर देता हूँ, आप किसी का फल आदेश करें D1 से ही करें। D हमारा मेन आधार है, D1 से ही सारे वर्ग बनते हैं, D1 के बगैर कोई वर्ग नहीं बनते हैं। ये सभी उसकी शाखाएं हैं। वर्ग हो रहा है, देशगान है, और 10वां भाव है, 12 भाव है, D60 है। अब D60 तो आप लगा लो कि सेकंड के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो अगर एक कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वहाँ में 5 मिनट का फर्क हो जाएगा, 1 सेकंड का फर्क हो जाएगा, तो D60 चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर बच्चे एक ही साथ पैदा हुए, एक ही टाइम है, तो उसमें 1 सेकंड का फर्क तो होगा। 1 सेकंड फर्क के हिसाब से फिर हम D60 से ही सारा फलादेश करेंगे, D1 से बजाय D60 लेंगे। तो इसलिए हमने मोटा मोटा फार्मूला बता दिया। आप D1 से 6 ग्रहों नक्षत्रों को स्वामी को लो लें और उसको कुंडली में देख लें उनकी क्या स्थिति है, तो आप उसके बारे में सारी बातें बता सकते हैं। आप सबको सुनने का धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।